हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है एडुफ्यूचर। जैसा कि आपको पता है, ये अपने आप में एक साइंस और मैथ का कंप्लीट चैनल है आपके लिए, जिसमें आपको 8, 9, 10 इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स और साइंस के, वो आपके सामने डील किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज के लिए जो टॉपिक आपका है वो है क्लास 9 का वो टॉपिक मैं उठा रहा हूँ। चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर और टॉपिक है क्या, कंपाउंड्स। देखिए एक्चुअली में इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम लोग एनसीईआरटी से बात कर रहे हैं, चूँकि मैं बेसिक फोकस आपको एनसीईआरटी ही कर रहा हूँ, तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूँ तो इसको एक एक्टिविटीज़ के द्वारा समझाया गया है। जनरल वे में अगर आप देखोगे तो कंपाउंड्स पहले क्या होता है, पहले हम लोग ये समझ लें कंपाउंड्स क्या होता है। तो व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स chemically combined together by fixed proportion of their mass, then compounds are formed। तब बनता है कंपाउंड। एक्चुअली में कंपाउंड जो होता है ना, वो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस का ये एक रिजल्ट है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, और एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो उनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो डिफरेंट प्रोपोर्शन से, अलग अलग प्रोपोर्शन से या फिर जैसे तैसे कंबाइन करते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड बनाएगा ना, तो उसका जो कंपोजिशन होगा, उसका जो मास प्रोपोर्शन होगा एकदम फिक्स होगा। इसको हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी आपने पढ़ा होगा। तो फिक्स प्रोपोर्शन के साथ एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाउंड्स, है ना। इसको हम लोग एक एक्टिविटीज के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और वो एक्टिविटी आपका क्या है, दैट एक्टिविटी इज 2.10, है ना। आप देखिएगा इस चैप्टर में, जब आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी में खोलोगे तो आप देखोगे एक्टिविटी 2.10 के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि हाउ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, ठीक। तो देखते हैं हम लोग उसी एक्टिविटीज को। आप देखिएगा कि 2 कैटेगरीज में बच्चों को बांटा गया है। इस एक्टिविटीज में यही बताया गया है कि एक क्लास के बच्चों को हम 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं, दैट इज ग्रुप 1। एक को हम लोग ले लेते हैं ग्रुप 1 और एक को हम लोग ले लेते हैं ग्रुप 2, ओके। और इन दोनों बच्चों को, इस दोनों कैटेगरी के बच्चों को मैं प्रोवाइड करता हूं क्या, तो आयरन और सल्फर, आयरन और सल्फर प्रोवाइड किया जाता है इन दोनों को, ठीक। आयरन में क्या लेना है आपको, तो आयरन फिलिंग्स ले लेना है। क्या ले लेना है, आयरन फिलिंग्स ले लेना है आपको, ठीक ना। और सल्फर पाउडर ले लेना है। कितना लेना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आयरन जो होगा वो लगभग होगा 5 ग्राम और सल्फर जो होगा वो लगभग होगा 3 ग्राम, ओके। तो आप 5 ग्राम आयरन और 3 ग्राम सल्फर को पाउडर फॉर्म में ले लो और ये दोनों को मिक्स करो। मिक्सचर जो है, ये दोनों का जो मिक्सचर है, इसका जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हमने ग्रुप ए को भी दिया और ग्रुप 1 को भी दिया, ग्रुप 2 को भी दिया, दोनों को हमने ये मिक्सचर प्रोवाइड कर दिया। अब जब हमने ये मिक्सचर प्रोवाइड किया है तो होगा क्या, अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये दोनों ग्रुप के बच्चों को उसको स्टडी करना है। ये क्या होगा, व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो होगा वो क्या होगा भाई, तो कलर के हिसाब से होगा। पहले तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा, कुछ और मैं पहले बता दूं उसके बाद बात करूं।
तो देखिए ग्रुप 1 को सीधे सीधे मिक्सचर दे देना है, ओके। और ग्रुप 2 को क्या बोलना है कि जो मिक्सचर सैंपल है, मतलब Fe और S का जो मिक्सचर इसको दिया गया, उसको स्ट्रांगली हीट करना है। क्या करना है? स्ट्रांगली हीट करना है। इतना हीट कर दो उसको कि इट बिकम रेड हॉट, ये रेड हॉट हो जाए, ठीक। अब आप उसको, जब वो रेड हॉट हो गया, अब आप इस रेड हॉट सैंपल को और इस मिक्सचर को, जो ग्रुप 1 को दिया गया है वो सिंपल मिक्सचर है, दैट इज फिजिकल कंपोजिशन, और ये आपका थोड़ा सा उसको हीट प्रोवाइड कर दिया गया है, थोड़ा सा गर्म कर दिया गया है। तो आप पाओगे क्या कि अब हम लोग इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन देखिए आपको क्या मिलने जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा इस ऑब्जर्वेशन को। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इसका कलर। क्या देखेंगे भाई? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग कलर देखेंगे। तो आप पाओगे क्या कि जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है उसका कलर कंपोजिशन, जैसे इसमें आप देखोगे तो आयरन का कलर कुछ अलग होगा और सल्फर का कलर कुछ अलग होगा। आयरन का कलर कैसा होगा? तो इट इज अबाउट डीप ब्राउन, ये डीप ब्राउन कलर का होगा, और सल्फर जो होगा वो कैसा होगा? ये येलो कलर का होगा, ओके। जबकि जो कंपोनेंट रेड हॉट होने के बाद जब वो ठंडा हुआ है, जब ये कूल हुआ है, तो कूल करने के बाद जो आपको कलर मिलेगा दैट इज व्हाट? दैट इज डार्क ब्राउन। ये कलर आपको डार्क ब्राउन मिलेगा, या फिर कह सकते हो ब्लैक कलर आपको मिलेगा। यू ऑब्टेन ब्लैक कलर और डार्क ब्राउन कलर, ठीक, ओके। अगला इंपॉर्टेंट बात, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या, मतलब कलर में दोनों का फर्क पड़ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं भाई? कलर देखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं उसका? तो हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आप पाओगे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ये फर्क पड़ जाएगा। आप देखोगे ग्रुप 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनमें उनको अगर आप मैग्नेट दोगे तो देखोगे कि आयरन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, है ना। मैग्नेट के टुवर्ड्स जो होगा ना, वो आयरन का अट्रैक्शन हो जाएगा। जबकि आप ग्रुप 2 में देखोगे तो आप क्या पाओगे कि मैग्नेट जो होगा वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या? Fe attract टुवर्ड्स मैग्नेट, है ना। मैग्नेट के टुवर्ड्स Fe का अट्रैक्शन होगा, लेकिन ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स में ऐसा कोई प्रॉपर्टी उनका नहीं मिलने जा रहा है, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये तो फर्स्ट हो गया कलर, दूसरा हो गया क्या? Fe। हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का। जैसे मान लो अब हम क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरा प्रॉपर्टी, ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, मैं थर्ड प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहा हूँ। किसके थ्रू भाई? तो हम क्या करते हैं ना, कार्बन डाइसल्फाइड देते हैं, CH2। देखो कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है ना, एक हाईली वोलाटाइल लिक्विड होता है। आप देखिएगा लेबोरेटरी में ये ब्लैक कलर के बोतल में डाला हुआ रहता है, ये हाईली वोलाटाइल लिक्विड है, टेम्परेचर के इफेक्ट से ये वेपराइज कर जाता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड आप ले लो, और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर में ये दोनों कंपोनेंट को, मतलब जो सैंपल ग्रुप 1 के पास है, जो सैंपल ग्रुप 2 के पास है, उसको कार्बन डाइसल्फाइड में आप डालिए। आप पाओगे क्या कि जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट करोगे तो आप पाओगे ग्रुप 1 का जो सल्फर वाला पार्ट होगा ना, वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएगा, क्योंकि सल्फर इज हाईली सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्या होगा? सल्फर गेट डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, बट आयरन नॉट, आयरन नहीं डिसॉल्व करेगा। तो जब आयरन डिसॉल्व नहीं करेगा तो अच्छा, इसमें क्या होगा? नो इफेक्ट। जो भी सैंपल मिला है, जो भी यहाँ पे हीट करने के बाद जो सैंपल मिला है, उसको कार्बन डाइसल्फाइड से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप इसको क्या करो? फिल्टर करो। तो आप पाओगे ना, जब आप इसको फिल्टर करोगे तो आप पाओगे क्या कि फिल्टर पेपर में आयरन गेट फिल्टर्ड, आयरन जो होगा वो फिल्टर्ड हो जाएगा, ठीक ना। और कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर के साथ घुल करके बाहर निकल जाएगा, मतलब फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा,
ओके, जबकि इसमें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये मेरा क्या हुआ, थर्ड ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखा कलर के हिसाब से, तो कलर्स के हिसाब से हमने क्या देखा कि इसका कलर कुछ अलग है, इसका कलर कुछ अलग है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने लिया है कि वेदर द सैंपल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो हमने क्या पाया कि आयरन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट फॉर फर्स्ट ग्रुप, जबकि सेकंड ग्रुप में हमने पाया ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता है, देयर आर नो एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट बाय दैट पर्टिकुलर सैंपल विच इज गिवन टू ग्रुप 2। उसके बाद हमने क्या देखा कि जब हमने कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट किया, मैंने कार्बन डाइसल्फाइड के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताया है कि इट इज हाईली वोलेटाइल लिक्विड, है ना। जैसे ही आप उसको एयर में लाओगे ना तो देखोगे इवेपोरेट कर जाएगा, इवन पेट्रोल से ज़्यादा इवेपोरेट करता है। तो इसको थोड़ा सा मतलब आप टीचर के प्रेजेंस में ये अच्छा से काम करोगे, और ये काफ़ी मतलब वोलेटाइल होने की वजह से इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। ओके, तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जैसे ही उस सैंपल को आप ट्रीट करोगे, मतलब वेदर द सैंपल गिवन टू 1 and 2, तो आप देखोगे 1 वाले जो कार्बन डाइसल्फाइड जैसे ही आप डालोगे तो देखोगे सल्फर उसमें घुल जाएगा और आयरन रेसिड्यू के रूप में बच जाएगा। आप उसको फिल्टर पेपर से छान लो तो आयरन जो होगा वो आपको मिल जाएगा एज ए रेसिड्यू, और कार्बन डाइसल्फाइड अलॉन्ग विद सल्फर जो होगा वो फिल्टर से बाहर हो जाएगा। ओके, जब आप उस फिल्टर से बाहर हुए कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर के सॉल्यूशन को रखोगे ना, तो आप पाओगे क्या कि उस सैंपल से कार्बन डाइसल्फाइड तो वोलेटाइल है, वो इवेपोरेट कर जाएगा और सल्फर सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी बेसिक मेथड by which you can separate the component of iron and sulfur, mixture of iron and sulfur together। आप आयरन और मिक्सचर सल्फर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए दो तरीका अपना सकते हो। एक तरीका जो हो गया वो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा, मतलब आप मैग्नेट के प्रेजेंस में आयरन को सेपरेट कर सकते हो बिकॉज सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। जबकि अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड को निकालना चाहते हो, सॉरी सल्फर को निकालना चाहते हो बाहर, तो आप क्या करो, कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड को सल्फर में उसको सैंपल में डालो, सल्फर डिसॉल्व कर जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में, और आयरन फिल्टर कर लीजिए आप उसको। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड को आप थोड़ी देर के लिए अलॉन्ग विथ सल्फर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो उसको, आप पाओगे कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट कर जाएगा और सल्फर रिमेन्स रह जाएगा। तो ये दो तरीका है जिसके थ्रू आप कार्बन डाइसल्फाइड और आयरन के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। ओके, आगे बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड नहीं फोर्थ इफेक्ट देखने जा रहे हैं। फोर्थ इफेक्ट मेरा क्या होगा जरा वो मैं बता दूं आपको। देखिए फोर्थ इफेक्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो इफेक्ट ऑफ एसिड देखते हैं। क्या देखते हैं? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट एसिड। देखिए डाइल्यूट एसिड का इफेक्ट जब आप देखोगे, डाइल्यूट एसिड में किसका ले लेते हैं, मान लीजिए ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, H2SO4। ओके, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग अब इस सैंपल के मतलब जो सैंपल हमने 1 को दिया और जो सैंपल हमने 2 को दिया उसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। अब देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब आप उसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, देखिए जो सैंपल आपने A को दिया तो होना क्या है, देखिए Fe सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, जो सैंपल रेसिड्यू बचा आपको, तो Fe जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो देखिए रिएक्शन क्या होता है, FeSO4 plus H2, मतलब यू ऑब्टेन्ड अ कलरलेस, एक आपको कलरलेस ऑर्डरलेस क्या मिलेगा, गैस मिलेगा, एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस मिलेगा, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, हाउ यू कैन टेस्ट दैट हाइड्रोजन, आप इस हाइड्रोजन को टेस्ट कैसे करोगे? देखो हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ काइंड ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल, ये ज्वलनशील चीज है ना। तो मतलब हाई प्रेशर पे ये बहुत तेजी से इवन एक्सप्लोजन टाइप का बिहेवियर करता है, एक्सप्लोसिव टाइप का जलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या करो, आप देखिएगा इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट होता है कि आप क्या किया जाता है कि इस हाइड्रोजन को पास करते हैं हम लोग सॉफ्ट सॉल्यूशन से। जैसे मान लो मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो इस हाइड्रोजन को मतलब जिस कंटेनर में आपने ये काम करवाया उस कंटेनर से एक पाइप लाइए और ये सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल दीजिए इसको, इस पाइप को,
इस पाइप को आप सॉल्यूशन के अंदर डाल दीजिए, तो आप क्या पाओगे ना कि यहाँ से बबल्स निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, हवा से हल्की गैस है ये, है ना। तो बबल्स के रूप में निकलेगा। अब इस बबल्स के पास आपको क्या करना है, इस बबल्स के पास आप जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। यू विल ऑब्टेन सम स्पेसिफिक साउंड, कुछ स्पेशल साउंड के साथ ये जो है ना बबल्स, एयर बबल, वो फटेगा और जलेगा। थोड़ा सा इसमें फ्लेमेबल टाइप का प्रॉपर्टी होगा, एंड दैट साउंड इज पॉप साउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कैन डिटेक्ट दैट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जिस कंटेनर से आपने Fe और H2SO4 को रिएक्ट करवाया डाइल्यूट H2SO4 से, उससे एक पाइप निकाल दो, उस पाइप को ऐसे सॉल्यूशन से पास करो जो सॉफ्ट सॉल्यूशन हो। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में जब वो एयर से क्या करेगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन में जब वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, बबल्स के रूप में आ जाएगा, और उस बबल्स के पास आपको क्या ले जाना है, जलती हुई माचिस की तीली। जलती हुई माचिस की तीली जब आप उस बबल से लाओगे ना, तो आप देखोगे बबल गेट ब्रश्ड along with some flammable property, और ब्रश जब करेगा तो उससे एक साउंड आएगा, दैट इज पॉप साउंड। फक फक इस टाइप का करता है, फक फक ऐसे ऐसे कुछ करेगा, है ना, तो पॉप साउंड आएगा, है ना। तो ये पॉप साउंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि द गैस एग्जिटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट इज हाइड्रोजन। जो गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस टू दिस, इसके अंदर क्या होगा। देखिए मैं सैंपल 1 की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा हूं अब सैंपल 2 का। मतलब जो दूसरे ग्रुप को हमने सैंपल लिया था उसका क्या होगा। अब देखो दूसरे ग्रुप का जो सैंपल था ना, एक्चुअली में ये रिएक्शन है, दैट इज Fe+S, और हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो प्रोडक्ट आया FeS, आयरन सल्फाइड। और जब आयरन सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपको कुछ और मिलने जा रहा है, दैट इज FeSO4 प्लस H2S। ये भी एक गैस है, दिस इज ऑल्सो अ गैस। अब ये गैस जो होगा ना, ये भी कलरलेस होता है, ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डरलेस नहीं होता है, दिस इज नॉट ऑर्डरलेस। इसमें आपको मिलेगा रॉटन एग का स्मेल, यू कैन डिटेक्ट स्मेल ऑफ रॉटन एग। आपको सड़े हुए अंडे की गंध आएगी उसके अंदर से, है ना। इट मीन्स व्हाट, द रिलीज्ड गैस इज H2S। तो आप देखिए प्रॉपर्टी बदल गई ना, प्रॉपर्टी बदल गई ना, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। मतलब जो एक फॉर्मेशन हुआ, जो ग्रुप 2 का जो सैंपल है उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, ग्रुप 1 का जो सैंपल है उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है। मैंने अभी बात किया था सेपरेशन का कि यू कैन डिस्टिंग्विश आयरन एंड सल्फर टुगेदर। आयरन को डिस्टिंग्विश करेंगे बाय द मीन्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, सल्फर को डिस्टिंग्विश करेंगे बाय द मीन्स ऑफ डिसॉल्विंग इन कार्बन डाइसल्फाइड। बट यहां जो आपको FeS मिला है ना, there is no a simple method by which you can separate that Fe and S together। आप FeS को सेपरेट नहीं कर सकते हो। जब Fe और S अलग अलग था, मिक्सचर के फॉर्म में था, तो इसकी प्रॉपर्टी भी अलग थी, जबकि इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करती है। तो आप देख रहे हो ये जो एक्टिविटी है 2.10, इस एक्टिविटी से आपको समझाने का कोशिश किया गया है कि जब एलिमेंट कंबाइंड करता है एक स्पेसिफिक सिस्टम से, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन से, बाय द मीन्स ऑफ सम एनर्जी, तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एंड द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर से इसका एकदम अलग प्रॉपर्टी होता है ना। तो हम लोग इस एक्टिविटीज के द्वारा क्या समझने का कोशिश किए कि कंपाउंड अलग होता है, मिक्सचर अलग होता है। मिक्सचर किसका सैंपल था, ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का सैंपल क्या है, कंपाउंड। तो हमने क्या पाया, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये आपको खुद से करना है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि उसका बेसिक डिफरेंसेस क्या था। अब देखिए मिक्सचर की बात अगर हम लोग करें तो पहला बात क्या हो जाता है भाई कि मिक्सचर के कंपोजिशंस फिक्स नहीं होते, मतलब उसके कंपोनेंट्स एक दूसरे से फिक्स नहीं होते, किसी भी प्रोपोर्शन में आप रिएक्ट करवा सकते हो। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड द कंपोजिशन मस्ट बी फिक्स, पहली बात हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट बात,
मिक्सचर के फॉर्मेशन में एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं थी. You not need any type of energy during formation of Fe and S mixture together. लेकिन कंपाउंड के फॉर्मेशन में हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ी है. दिस इज सेकेंड. थर्ड क्या हुआ भाई कि मिक्सचर में उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी एज इट इज है. मतलब Fe और S का मिक्सचर आपने लिया तो Fe भी अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सल्फर भी अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है. बट इन कंपाउंड you not obtain the separate or individual property of Fe and S together. आप Fe और S के प्रॉपर्टी को सेपरेट नहीं कर पाए. वो अलग नहीं है, वो दोनों एक ही जैसा है, एक दोनों कंबाइन होकर के अपने प्रॉपर्टी को शो आउट कर रहा है. ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिक डिफरेंसेस है मिक्सचर और कंपाउंड का. ओके, इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं कि रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल है. आप FeS से डायरेक्ट आप FeS से Fe और S को अलग नहीं कर सकते हो बाय सिंपल मेथड. फिजिकल मेथड के द्वारा आप इसको अलग नहीं कर सकते. तो ये भी डिफरेंसेस है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. तो इस टॉपिक को समझने के बाद आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हाउ डज कंपाउंड एंड मिक्सचर्स आर डिफरेंट टुगेदर. तो ये आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है. यू हैव टू टेबलाइज, आप उसको टेबलाइज कर लीजिएगा खुद से कि मिक्सचर और कंपाउंड एक दूसरे से कैसे अलग है. मुझे आशा है कि ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए इस सारे टॉपिक के क्लियरेंस के बारे में. मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्रेरणा मिलती है आपके द्वारा ये कमेंट से कि हम और भी क्या सुधार कर सकते हैं आपके लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए. थैंक यू अगेन.